सिस्टम में ऐसी कई चीजें हमें दिखती है। रिवर ड्रेनेज बेसिन, नदी का उद्गम स्थल जहां से नदी निकलती है, वह स्थान जहां दो या दो से अधिक नदियां मिलती है, जैसे प्रयाग राज, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग। पाकिस्तान का मिठान कोट, जहां पर पूरी नदियों का मिलन होता है, जो सिंधु की सहायक है। वितरिका, मुख्य नदी से निकलने वाली छोटी नदी जो फिर कभी उससे नहीं मिलती, जैसे गंगा से एक वितरिका निकली हुगली, हुगली उसको कहेंगे हम सब्सिडरी। मुख्य नदी के पानी की मात्रा में इससे क्या हो जाएगी? कमी। देखो बहुत बड़ा डिफरेंस है। सहायक नदी जब जुड़ेगी तो मुख्य नदी का पानी बढ़ जाएगा, और जब ये वितरिका बनेगी तो मुख्य नदी का पानी कम हो जाएगा। एक छोटी नदी या धारा जब किसी बड़ी नदी से मिलती है तो जल की मात्रा को बढ़ाती है, उसे कहेंगे सब्सिडरी, ट्रिब्यूटरी। तो ट्रिब्यूटरी सहायक, सब्सिडरी वितरिका। हिंदी में बड़ा अच्छा है, सहायक नाम आसानी से समझ में आएगा, जो मदद कर रही है। वितरिका सरिता, जो उसके बटने के कारण बनेगी। नदी का मुहाना, जहां नदी का प्रवाह खत्म होता है। अगर कभी कभी ऐसी भी कुछ नदियां होती हैं जो अपने उद्गम स्थान से समुद्र में या किसी भी नदी में नहीं मिलती, अचानक किसी जगह पर गायब हो जाती है, तो ऐसी नदी को कहते हैं इंटरटेरिस्टियल रिवर, अंतः स्थलीय नदी तंत्र। किसको कहेंगे? अंत स्थलीय नदी तंत्र, जिसका ओरिजिन तो है और उसका कोई एंड नहीं है, वो कहीं बीच में ही बिखर जाता है। यूपीएससी की तैयारी की लेकिन पीटी भी नहीं दिया। 5 साल मुखर्जी रहकर, आनंद मुखर्जी नगर में रहकर जीवन का आनंद लिया, मतलब इसने कोई भी ट्राई प्रयास नहीं किए। शायद श्रीमान की चाय पीता रह गया। फिर नदी की आउटलाइन, मतलब जहां से नदी गुजरेगी। डिस्चार्ज, मतलब जहां नदी अपना पानी गिरा देती है। अपवाह स्वरूप, पैटर्न पर अगर हम बातचीत करें तो स्थलाकृति पर डिपेंड करेगा, बहुत भयानक। ढाल पर निर्भर करता है, वो कंप्यूटर ट्रांसलेट नहीं किया है। ढाल पर निर्भर करता है या उसकी आकृति पर निर्भर करता है। नेचर ऑफ रॉक, चट्टान की प्रकृति कठोर है या मृदु चट्टाने हैं, और टेक्टोनिक गतिविधियों पर भी वह डिपेंड करेगा। अब भारत में अपवाह तंत्र के पैटर्न, पहला है डेंड्राटिक, मतलब वृक्षाकार प्रतिरूप। प्रतिरूप बहुत ही बड़े आकार में होगा, इसे वृक्षाकार या डेंड्राइटिक अपवाह तंत्र कहते हैं। भारत में उत्तरी भाग में जो गंगा का अपवाह तंत्र है वो इसी का उदाहरण है। आप इस चित्र को देख सकते हैं, ऐसी संरचनाएं बनती है। ये मुख्य नदी है और उसकी कई सारी, एक नजर देखने में ऐसा लग रहा है कि कोई पेड़ खड़ा है, और इसीलिए इसका नाम है वृक्षाकार। इसमें उदाहरण ये मत लिखना जो मैं कहूं, सिंधु, गंगा, ये 2 बड़े एग्जाम्पल इसमें रखे जाते हैं। फिर दूसरा है रेडियल। रेडियल का मतलब एक ही जगह से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, जैसे अमरकंटक। आप देख सकते हैं कि एक जगह से बहुत सारी नदियां निकल रही हो, तो इसका नाम देंगे हम अरीय अपवाह तंत्र। सेंट्रीपिटल, उल्टा, मतलब सभी एक ही जगह पर गिर रहे। कई सारी ऐसी नदियां जो एक मतलब झील के अंदर कई जगह से आती है और वहां झील में ही खत्म हो जाती है। इसमें और कौन सा कॉन्फ्लुएंट? वो 2 जगह का एक जगह मिलना होता है, और ये हो गया कई सारी चीजों का एक जगह पर मिलना। तो हम इसमें कहेंगे कि केंद्राभिमुखी, केंद्र की ओर आने वाली, और जो इसके अपोजिट वाली थी वो केंद्र से दूर जाने वाली हैं। उदाहरण के लिए माना जाता है मणिपुर की लोकटक झील। इस झील में कई छोटी छोटी नदियां अपना मुहाना बनाती है। ये इस टाइप से आप देख रहे हैं, एरो बदल गए, अंदर गर्त है और उधर क्या था? अरे ऊंची जगह थी ना, यहां पर एक ऊंची जगह थी जहां से कई नदियां निकल रही है, और यहां जो चित्र है वो एक नीची जगह है जहां कई नदियां गिर रही है। फिर उसके बाद है रेटिकुलेट पैटर्न, लगभग पैरेलल जैसा ही होता है, पर बीच बीच में आपको कुछ मजबूत रिज पहाड़ मिलेंगे, जैसे विंध्य, बीच में सतपुड़ा, और इमेजिन करो कि वह नदी जो बह रही उसमें बीच बीच में, इसको कहते हैं अंग्रेजी में रेटिकुलेट या हिंदी में जाली नुमा, क्योंकि जाली में बीच बीच में एक लोहे की रॉड उसे मजबूती देती है। वैसे ही समानांतर वाला भी है, लेकिन समानांतर वाले में ऐसी कोई रिज, मतलब ऊंची जमीन नहीं आएगी। रेक्टेंगुलर, आयताकार अपवाह तंत्र, इस तरीके का पैटर्न आपको मिलेगा। इसको पैरेलल भी कह सकते हैं, समानांतर भी कह सकते हैं। बहुत ज्यादा ही गहराई में बता दी। देखो बहुत सिंपल सा, रेडियल दिख रहा है, डेंड्राटिक, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर और जालीनुमा में एक अंतर है बस, रेक्टेंगुलर में बीच में कोई ऊंचा स्थान, जैसे दक्षिण भारत की नदियां, लेकिन विंध्यन के पास सतपुड़ा के अंदर जो छोटी छोटी नदियां बनाएगी वह जालीनुमा बनाती है, जिसमें बीच में एक ऊंची भूमि भी रहेगी। और ये एक ट्रिलेर्स है जो बस पैरेलल चल रहा है, वही जालीनुमा जिसको हमने नाम दिया है। अब आते हैं नदी के प्रतिरूप के आकार और निर्माण के आधार पर विभिन्न प्रकार के जल। ये है प्रतिकूल। प्रतिकूल गलत शब्द है, जबकि हमें सिंपल सा, मैं इसको साधारण बता रहा हूं। नदियां क्या उसी मार्ग पर बह रही है जो पहले से तय था, तो उसे कहेंगे पूर्ववर्ती नदियां, एंटीसीडेंट। और अगर नदियां अपना मार्ग स्लोप के साथ बदल देती है तो उसको कहते हैं अनुवर्ती, कॉन्स्क्वेंट, मतलब एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती, जो
काटेगा, रास्ते में जो भी आएगा उसको हटाएगा और अपना रास्ता जो था वही रखेगा। ये शब्द समझ में आएगा ना, पूर्ववर्ती। और हिंदी में अनु मतलब उसी दिशा में चलने वाला, अनुवर्ती, अनुकरण करने वाला, अनुसरण करने वाला। अब आते हैं इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम। तो अभी हमने टर्मिनोलॉजी देखी और उसके पैटर्न देखे। अगर हम बात करें इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम बेसिकली दो पार्ट में बांटा जाता है। एक कहलाता है हिमालयन रिवर, हिमालयन नदी तंत्र, और दूसरा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र या अपवाह तंत्र। पेनिनसुलर रिवर में हमें दो प्रकार की नदियां पढ़नी है, जो अरब सागर में गिरने वाली और बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। हिमालयन रिवर सिस्टम में हमें तीन रिवर सिस्टम समझने हैं। गंगेटिक रिवर सिस्टम या पहला इंडस कहें सीक्वेंस वाइज, पहले हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। पूरा नदी तंत्र वर्ड यूज करेंगे क्योंकि कोई साधारण नहीं, कई नदियों से मिलकर बना है, इसलिए पूरा सिस्टम। यहां इतने कुछ बड़े नदी नहीं है इसलिए हम रिवर ही पढ़ेंगे यहां। फिर दूसरा गंगा नदी तंत्र, गंगेटिक रिवर सिस्टम, और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भी बहुत बड़ा नदी तंत्र है। तो इन रिवर सिस्टम में हमें ओवरऑल कहें तो तीन रिवर सिस्टम और दो प्रकार की नदियों के सेंटर पढ़ने की, वो कहां पर गिर रहे हैं। क्लियर है बातें? तो भारत का अपवाह तंत्र मुख्य रूप से दो भागों का है, एक है हिमालयी और एक है पेनिनसुलर। हिमालयी अपवाह तंत्र की कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे हिमालय की जितनी भी नदियां हैं वो पेरिनियल है, सदा नीरा है, क्योंकि वहां गर्मी के समय में पानी ग्लेशियर के पिघलने के कारण आ जाता है। दूसरी खासियत है यहां जो नदियां हैं वो काफी बड़े आकार की रहेगी। तीसरी खासियत है पूर्ववर्ती नदियां, एंटीसीडेंट नदियां मिलती है किसमें? हिमालयन रिवर सिस्टम में। और अधिकतर नदियों की उत्पत्ति भारत के पार है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, ये भारत के पार उत्पत्ति रखते हैं। हिमालयन रिवर सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यह रिवर सिस्टम पूरे उत्तरी मैदान का निर्माण भी करता है। तो आइए हम बातचीत करने जा रहे हैं अब हिमालयन रिवर सिस्टम को। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रक मुख्यतः भौगोलिक आकृतियां हैं। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य भागों में बांटा गया है, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियां। भारत के दो भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने के कारण हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से अलग है। इन दोनों को बांटने का काम किस जमीन ने किया? विंध्यन पर्वत ने। हिमालय की अधिकतर नदियां 12 पेरिनियल रिवर हैं, वर्ष भर जल रहता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि ग्लेशियर पिघलते हैं गर्मी में। इसका एक अंदाजा इस बात से लीजिए कि मान लीजिए मैं गोदावरी नदी के बारे में बना रहा हूं, तो गोदावरी नदी में मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 ऐसा क्यूबिक वाटर मिलता है, और ये अलग अलग महीनों में मैं बना रहा हूं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो वहां पर 2 से 3 क्यूबिक वाटर, और फिर जून से लेकर तो अक्टूबर नवंबर तक पानी का लेवल अच्छा रहता है। ये कहां की बात कर रहे हैं हम? गोदावरी की। ये दक्षिण की प्रायद्वीपीय नदी है। आप इसमें देखना 1 2 3। अब मैं झेलम बना रहा हूं जिसमें 50, 100, 150, 200, 250 से शुरुआत होती है। यहां कहां से शुरू हुई थी? जहां वो चरम पर जाती है ना, जितना पानी गोदावरी में अपने सबसे चरम अवस्था में होता है उससे 3 गुना पानी उतनी सूखी अवस्था में रखती है, और वहां पर भी बाढ़नुमा स्ट्रक्चर आएगा, लेकिन तब वह बहुत ही ज्यादा पानी रखती है। तो कहने का मतलब यह है कि वहां की नदियों में ग्रीष्म काल में भी इतना पानी रहता है जितना हमारी प्रायद्वीपीय नदियों में बरसात के मौसम में। हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र इस पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। कैलाश, मानसरोवर, इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गॉर्ज मतलब गार्ज या फिर महाखड्ड बनाए हैं। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। ऊपरी भागों में तीव्र इरोजन और यंग नदियां हैं। हिमालय की नदियां कैसी हैं? युवा नदियां हैं, और उसके दो बड़े कारण, इसकी तीव्रता बहने की और इसका अपर्दन। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जो नदियां युवा होती हैं वे नदियां वर्टिकल कटाव करती हैं, मतलब उस जगह से वो बह रही हैं तो उसको वर्टिकली काट कर और गहरा करेगी। जो नदियां अपने वृद्धावस्था में हैं वो अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी है, अपने बेस लाइन को। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो फिर काट सके, तो अब वो केवल लेटरल तरीके से ही कटाव करती है, मतलब अपने जो नलिकाएं जहां से वो बह रही हैं उसके एरिया को चौड़ा करेगी। तो हिमालय नदियां युवा नदियां हैं, उसकी एक और बड़ी खासियत क्या है? वो वर्टिकल कटाव करती है, मतलब वर्टिकल इरोजन, और जो पेनिनसुलर रिवर है वह हॉरिजॉन्टल कटाव करती है। तो यहां वी आकार की घाटियां मिलेगी और यहां पर यू आकार की घाटियां मिलती है। यू कहां पर और वी आकार की? हिमालय। और हिमालय नदियां में यू इसलिए भी क्योंकि वह युवा नदियां है। युवा नदियों का कटाव हमेशा वर्टिकल होता है।
मध्य निचले भाग में नदियां विसर्प, गोखुर, झील अपने बाढ़ वाले मैदान में कई प्रकार की डिपोजिटरी स्ट्रक्चर बनाती है और अधिकतर नदियां क्या बनाएगी? डेल्टा। वही दूसरी तरफ अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां कैसी है? रीजन, मौसमी, सीजनल। बरसात के समय तो ठीक था, नर्मदा और तापी नदी में तो ग्रीष्म काल में पानी पूरा ही खत्म हो जाता है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हल्की वुल्की बहती है, लेकिन बाकी में तो कुछ पानी रहता ही नहीं है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटा हो जाता है। कहां पर? प्रायद्वीपीय नदियों में, पेनिनसुलर रिवर में। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम है। जैसे हम देखेंगे गंगा 2525 किलोमीटर आएगी लंबाई में, तो वहीं पर हमारी जो नर्मदा है, गोदावरी है, वो 1400 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर, तो लंबाई में पेनिनसुलर रिवर छोटी है। फिर भी इनमें कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है। केंद्रीय उच्च भूमि से वो वाला जो 3 पठारों वाला भाग था, उसमें कुछ नदियां गंगा में जाती हैं और कुछ नदियां अरब सागर में गिरती है। भारत, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती है और बंगाल के खाड़ी की तरफ बहती है। एक और बड़ा पॉइंट, यूपीएससी में एक बार सवाल आया था कि नर्मदा नदी अरब सागर में क्यों गिरती है? तो उसका कारण यह है, अगर विंध्यन नहीं होता तो नर्मदा भी कहां जाती? सोन नदी कहां गई? तो वह भी यमुना से कहीं ना कहीं जुड़ती, पर वो भ्रंश घाटी में बहने के कारण अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में गिरने का कारण है उसके दोनों तरफ पहाड़ है, नहीं तो अपना रास्ता बदल सकती थी, पर वो रास्ता बदलने की उसको जगह ही दोनों तरफ ऊंची ऊंचे दीवार पहाड़ के रूप में खड़े हैं। फिर प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां वेस्टर्न घाट से निकलती हैं। हिमालय में 3 मुख्य नदी तंत्र हैं, जिनका नाम है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज, अलकनंदा, गंडक, कोसी बहुत बड़े गार्ज बनाती हैं, और गार्ज का मतलब एक बहुत गहरा गड्ढा। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र तो सुना ही होगा, बट अलकनंदा, गंडक, कोसी भी ऐसा काम करती है। ये नदियां हिमालय के निर्माण की सभी अवस्थाओं में बहती रही, मतलब हिमालय से पहले भी थी, हिमालय के बाद भी, और इसी कारण से हम कहते हैं कि ये कैसी नदियां हैं? पूर्ववर्ती नदियां हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों को एंटीसीडेंट नदियां कहेंगे। दूसरी ओर प्रायद्वीपीय नदियां चौड़ी हैं, कम गहरी हैं और लगभग संतुलित यू आकार की घाटियां बनाएगी और अभी अपनी वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुकी है। भ्रंश क्षेत्रों को छोड़कर सभी स्थानों में नदियां ढाल की प्रवणता में, जिधर स्लोप है उधर बहती है, और इसलिए हमने कहा कि यह अनुवर्ती कॉन्सिनेंट रिवर्स कहलाएगी। प्रायद्वीप की अधिकांश नदियां पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती हैं, पर मोस्ट ऑफ द रिवर में नर्मदा और तापी को छोड़कर ये इधर बहेगी। केवल 2 ही नदियां जो बड़ी नदियां हैं वेस्ट की तरफ बहती है, बाकी सभी ईस्ट। क्यों ऐसा? स्लोप के कारण। और ये क्यों? यहां स्लोप नहीं है, भ्रंश घाटी है, इस कारण से, भ्रंश घाटियों के कारण प्रायद्वीपीय नदियों को हम कहेंगे अनुवर्ती, या कभी कभी सबसिक्वेंट फ्लो भी कहा जाएगा। भारत के अपवाह तंत्र में हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियां। अब हिमालयी नदियों की अपवाह तंत्र को हम सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है। सिंधु नदी 3 देश, चीन, भारत और पाकिस्तान। सतलज भी चीन, भारत, पाकिस्तान, क्योंकि तिब्बत मतलब चाइना का हिस्सा। पर ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत और बांग्लादेश। अब जिस समय भारत का विभाजन हुआ था उस समय तो बांग्लादेश भी पाकिस्तानी था, लेकिन अब 1971 के बाद वो एक अलग देश हो चुका है। तो चीन, भारत और, सबसे पहले हम देख रहे हैं सिंधु अपवाह तंत्र। सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, उसका कोई एग्जैक्ट जगह का नाम नहीं है। केमा युंग डुंग जो ग्लेशियर है वहां से ब्रह्मपुत्र निकलेगी, वहां से सिंधु नहीं निकल, सिंधु उसके नजदीक में किसी जगह से निकलती है। फिर सिंधु अगर हम बातचीत करें, अब मान के चलो कि यहां से निकलते हुए वो यहां जा रही है, लेकिन अचानक टर्न लेती है। किन 2 पहाड़ों के बीच में बहती है ये? किन 2 पहाड़ों के बीच में? काराकोरम और नीचे दूसरा लद्दाख। तो ये देख लीजिए, ये ओरिजिन है, पर इसकी कोई एग्जैक्ट लोकेशन का नाम नहीं है। ये चल रही है आगे और अचानक यहां पर टर्न लेती है, यहां बनाती है वह सिंधु गार्ज, सिंधु महाखड्ड, अचानक टर्न लेने के कारण। और ये सिंधु नदी आगे बढ़ती हुई ये जो जगह है जहां ये सभी उसकी सहायक मिलेगी, मिठान कोट कहलाएगा। अब जरा इसकी सहायक नदियों को जरा समझना प्लीज। ये मुख्य नदी है, तो नदियों में अगर हम बातचीत करें, ये नदियां बह रही है इधर, मान लो इधर मैंने अपना चेहरा कर दिया, ठीक है, तो ये मेरा हाथ जो जा रहा है वो दाहिना, और ये तो जितनी पंचनद का नाम हमने दिया था वो सब सिंधु में बाएं तट से मिलती है, और ऊपर से जो नदी मिलेगी वह दाएं तट की नदियां होगी। जैसे दाएं तट में आपको एक नदी दिख रही होगी शो, एक नदी दिख रही होगी नुब्रा, एक नदी दिख रही होगी गिलगित, फिर पाकिस्तान वाली हमें पढ़नी नहीं है बट ऐसी कई सारी होगी। तो भारत में दाएं तट से कौन कौन सी सिंधु में मिली? नुब्रा, शोक और गिलगित। तो नुब्रा, शोक और गिलगित। और बाएं तट से जो मिलेगी वो 5 हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये किस तट से मिलेगी? बाएं तट से। तो अगर यूपीएससी ने पूछा
कि कौन सी सहायक नदी जो सिंधु की है उसके दाएं तट से मिलती है, तो इनके नाम देकर एक नाम ऊपर का दे देगा। तो शब्दों पर ध्यान देना, दाएं तट से 3 है, शोक, नुब्रा, गिलगित, और बाएं तट से 5 है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। सीक्वेंस यही याद रखना है। अगर हम बातचीत करें इन नदियों में, पंचनद और पंजाब, हमने उसके जो द्वाब थे वो भी देख लिए थे, देखे कितने लोगों को, चाज, रेचना। नीचे की नदी पहले आती है बिस्ट, यहां ऊपर वाली पहले आई, और यहां सिंधु सागर। ठीक है, अब यूपीएससी ने थोड़ा सा पिछले साल 2021 में एक ट्विस्ट डाल दिया था, और उसमें क्या किया है देखना, ये नदी चेनाब को देखो जरा, ठीक है, और इस नदी को देखो जरा, सतलज को, और पूछा कि ऐसी कौन सी नदी है जहां बाकी सभी नदियां मिलती हैं। अब अगर वो कह देता सिंधु, तो सवाल इजी, सिंधु हटाकर 4 नदियां दे दी, चिनाब, रावी, सतलज, झेलम, ऐसे 4 ऑप्शन थे। अब वहां पर एक दिक्कत आ सकती है, आप देखो जरा, झेलम कहां जुड़ रही है रियल में, चिनाब में, व्यास ये रावी कहां जुड़ रही है, चिनाब में, और सतलज, अब क्या कहोगे, आगे ये दोनों जुड़ रही है, तो इसका नाम चिनाब रखा जाए या सतलज? तो यूपीएससी ने सतलज दिया है, हम भी क्या मानेंगे, हम गुलाम लोग हैं, वो जो कह दे माई बाप वो सच मान लिया जाएगा। तो सतलज उनके अकॉर्डिंग क्या रहा, वो सतलज में सभी, और फिर सतलज मिठानकोट के पास फाइनली जुड़ेगी, और वहां सतलज ही दिया है, अच्छी बात है। तो ये मिठानकोट वाली जगह पर सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर। वैसे देखा जाए तो गंगा रिवर सिस्टम से भी बहुत ही बड़ा रिवर सिस्टम है, पर क्योंकि भारत में इसका जो स्थान है वो ज्यादा नहीं है। 2880 इसकी टोटल लंबाई। कराची के दक्षिण में अरब सागर में गिरने से पहले बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण बताया था, ये देखना, इसका डेल्टा हैदराबाद है, यहां पर भी पाकिस्तान में हैदराबाद, और मैंने आपको बताया कि अरब सागर में डेल्टा बहुत ही बड़ा बना था, इसका डेल्टा यहां तक जाता था। याद है, मैंने भी बताया था कि एक जमाने में एक द्वीप होता था, पर इस डेल्टा के बन जाने के कारण वो मुख्य भूमि से जुड़ गया, तो दलदली जमीन का निर्माण वहां होता है। इनमें झेलम, अब देखो झेलम इकलौती नदी है जो वास्तविक रूप में पहाड़ों से तो जा रही है, लेकिन मियंडर बनाती है, मतलब इकलौती ऐसी नदी जो जम्मू कश्मीर में एक तरीके से विसर्प बनाती है। रावी, चिनाब कोई भी नहीं बनाती सहायक नदियों में। क्यों? क्योंकि वहां एक मैदानी मर्ग वाला जो क्षेत्र है, तो एक मैदानी भाग आ जाता है, और झेलम एक जगह पर एक झील से गुजरती है और फिर वापस आगे बढ़ती है, वुलर झील। विभाजन के बाद यह अपवा क्षेत्र का बहुत सा भाग पाकिस्तान में चला जाता है। सिंधु नदी, इसका स्थान तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट, बस ऐसा ही लिखा जाता है। अपने स्रोत के उत्तर पश्चिम दिशा में 320 किलोमीटर की दूरी तक बहने के बाद यह नदी भारत में प्रवेश करती है। 320 किलोमीटर दूरी। इसकी प्रसिद्ध सहायक नदियां सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम पंचनद कहलाती हैं, और किस तट से मिलेगी, बाएं तट से। सभी नदियां पहले आपस में विभिन्न स्थानों पर मिलती है, फिर संयुक्त प्रवाह मिठानकोट के पास पाकिस्तान में मिलता है। झेलम नदी कहां से निकलेगी, जम्मू कश्मीर में बेरी नाग के निकट शेषनाग झील से। अब देखो, शेषनाग, बेरी नाग, ये जो नाम आप यहां सुन रहे हैं, काफी लंबे समय तक जम्मू कश्मीर पर हिंदू शासकों का शासन रहा है, और इस कारण से वहां की कई सारी जगह आपको हिंदू माइथोलॉजी से जुड़ी हुई मिलेगी। तो कहां से निकलेगी, यहां शेषनाग झील से। पीर पंजाल पर्वत में 200 मीटर गहरा खड्ड बनाएगी। नीचे वाला पीर पंजाल याद है, किस हिमालय में, लेसर मध्य हिमालय का। कश्मीर में बहुत सारी नदियां इसमें आकर मिलती हैं। इसमें लिद्दर नदी एक कश्मीर की जो उसकी सहायक नदी है, झेलम की सहायक लिद्दर नदी। ये देख सकते हैं आप, ये वाला जो क्षेत्र है झेलम नदी, और यह बिल्कुल भारत और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर के साथ काफी लंबी दूरी तक बहती है। ये पूरी बॉर्डर के साथ चल रही है। तो जो आपने एक मूवी आई थी पंची नदियां पवन के झोंके, हाँ, तो उस नदी में जो उस पिक्चर में जो नदी दिखाई गई है वो यही वाली बॉर्डर वाली नदियां हैं। थोड़ा मूवी जब देखते हैं तो जियोग्राफी के नजर से भी देखा करो। इधर देखो ये जो नदी है ये यहां से आगे बढ़ रही है, और फिर इस तरीके से हम कहेंगे कि पाकिस्तान में प्रवेश करती है। मुजफ्फराबाद के बाद यह नदी भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी लंबी सीमा रेखा बनाती है, 170, और लंबी सीमा रेखा बनाने के साथ यह ज्वाइन होती है किससे, चिनाब नदी से, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ट्रिम्मू नामक जगह पर। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर जो भारत में है। फिर आती है चिनाब, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा। अब यहां समझना प्लीज, 2 नदियां हैं ये, एक का नाम है चंद्र और दूसरे का नाम है, लेकिन महाराष्ट्र में भी 2 नदियां हैं चंद्रभागा। उन दोनों नदियों के संगम पर पंढरपुर में जो यात्राएं होती हैं वो आसपास का जगह प्रसिद्ध है। तो चंद्रभागा 2 जगह आती है, चिनाब की और महाराष्ट्र की। तो चंद्रभागा 2 नदियों के जुड़ने के बाद कहलाती है चिनाब। इसके उद्गम स्थान है जो लाहौर जिले के बारालाचला दर्रे के पास स्थित है। चिनाब नदी की अगर हम बातचीत करें तो हिमाचल प्रदेश, फिर से ध्यान देखना, सिंधु नदी का ओरिजिन, झेलम का ओरिजिन जम्मू कश्मीर राज्य भी,
और चेनाब का ओरिजिन, अब जितनी नदियां हैं सतलज को छोड़कर वो सभी हिमाचल में, रावी भी, व्यास भी और चेनाब भी। सतलज और सिंधु लगभग नजदीक से निकलती है, झेलम जम्मू कश्मीर से। अगर हम बातचीत करें चेनाब की, तो मैदानी भाग में प्रवेश करने से पहले 330 किलोमीटर पहाड़ों में से बहती है और लगभग 640 किलोमीटर की दूरी तय करके पंचनद मतलब मिठानकोट से जुड़ती है। यहां पर झेलम तथा रावी नदियों का जल ग्रहण करने के पश्चात सतलज नदी के साथ मिलती है। कुल लंबाई 1180 किलोमीटर। यह नदी भी, रावी नदी, रोहतांग दर्रे के निकटवर्ती भाग मतलब हिमाचल प्रदेश में धौलाधर की उत्तर, धौलाधर कहां है? मध्य हिमालय का एक पर्वत श्रेणी है। पीर पंजाल के दक्षिण ढलान से गुजरते हुए बहुत ही संकरी घाटी में बहती है और फिर आती है सबसे अपने उद्गम स्थान से शुरू होकर पाकिस्तान के मुल्तान के निकट चेनाब नदी के साथ 725 किलोमीटर की कुल लंबाई। व्यास, ये देखो अंग्रेजी ट्रांसलेशन, डायमीटर। रोहतांग दर्रे में स्थित व्यास कुंड से 900 मीटर गहरा गार्ज धौलाधर पर्वत को पार करते हुए इकलौती नदी है जो पूरी तरह से भारत में निकलकर भारत में ही मिल जाती है, मतलब इसका कहीं पाकिस्तान में कोई जिक्र नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो व्यास नदी है हिमाचल प्रदेश से निकली और बॉर्डर के पहले ही सतलज के साथ जुड़ जाती है। तो सतलज के साथ जो है बैराज है हरी के बैराज, इस हरी के बैराज में मिल जाती है। तो कहने का मतलब है इकलौती नदी जो पूरी तरह से भारत में रहेगी। पंजाब के होशियारपुर जिले में स्थित तलवाड़ा नामक स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश और पंजाब में स्थित हरी के बैराज नामक स्थान पर सतलज से। होशियारपुर के बारे में एक बात बताई थी मैंने, चो और चोस। चो मतलब नदियां, जो जमीन गड्ढा है, उबड़ खाबड़ जमीन, उसे चोस भूमि। यद्यपि एक छोटी नदी है जिसकी लंबाई मात्र 400, पूरी तरह से इकलौती नदी, और सबसे अंत में आती है सतलज। सिंधु नदी तंत्र की इकलौती नदी जिसका ओरिजिन भारत से पार है, बाकी ने तो सभी सहायक नदियां कहीं ना कहीं भारत में, या तो जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश, लेकिन ये भारत के पार मानसरोवर झील के समीप राक्षस ताल से निकलती है। तो चेमा युंगडुंग, ब्रह्मपुत्र, राक्षस ताल, सतलज, लेकिन सिंधु केवल निकट से निकलेगी, निकट से निकलेगी। और सबसे लंबी नदी है ये, किसकी सहायक नदी के रूप में? सिंधु की सहायक नदी के रूप में। भारत में प्रवेश करने से पहले तिब्बत के नारी खोरसन प्रदेश में बहुत बड़ा केनियान गार्ज ही बनाती है, जिसकी तुलना उत्तर अमेरिका के ग्रैंड केनियान से की जाती है। मैं छोटा सा, केनियान मतलब होता है पूरी पहाड़ी होगी और उसमें से बीच में से पहाड़ियों के बीच भाग से निकलती है, पर पहाड़ियों के पैरेलल नहीं चल रही है, वो बस उस बीच भाग में से। अब अगर आपने हॉलीवुड में एक मूवी आई थी जिसमें एक व्यक्ति मंगल ग्रह पर चला जाता है अचानक, मतलब एक पहाड़ में शिकार करने जाता है और वहां से गायब होता है, तो उस मंगल ग्रह के जो दृश्य उन्होंने दिखाए हैं वो सब अमेरिका के ग्रेट कैनियन में शूट किए गए हैं। तो वहां आपको ग्रेट केनियन, एक नदी को दिखाया जाता है, चारों तरफ पहाड़। पर्वतीय क्षेत्र को पार करने के पश्चात पंजाब के रूपनगर के निकट मैदानी भाग में और रूपनगर के ऊपर नैना देवी धार में गहरा गार्ज बनाती है, जहां भाकड़ा बांध है। अब देखो, भाकड़ा और नांगल दो अलग अलग बांध है, पर वो क्योंकि इतने फेमस है कि लोग उनको कभी भी साथ में ही पढ़ते, भाकड़ा नांगल। किस नदी पर? सतलज नदी पर। किस जगह में? पंजाब में, भाकड़ा और नांगल गांव में। अगर जगह का नाम और देखा जाए तो नैना देवी धार, और बहुत गहरा गड्ढा बनाते हैं इसीलिए। हरी के नामक स्थान पर इसमें कौन मिल जाएगी? व्यास। और पंजाब के फिरोजपुर से फाजिल्का तक यह भारत तथा पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। इसके पश्चात रावी, चेनाब, झेलम नदियों का सभी का पानी एकत्रित करके पाकिस्तान के मिठानकोट में टोटल लंबाई, जिसमें भारत में, अब एक बार मैप देखते हैं। ये देखना, सतलज बहुत ही कम बॉर्डर बनाएगी वैसे ये, पर सबसे लंबी बॉर्डर झेलम वाला। फिर है सिंधु नदी जल समझौता, कब हुआ था? 1960 में। मध्यस्थ था वर्ल्ड बैंक। किन दो देशों के बीच? टोटल 6 नदियां हैं। मोटे तौर पर कहे तो पाकिस्तान को 80% वाटर और इंडिया को 20% वाटर मिला है, पर रियलिटी में कहें तो 2 तरीके की नदियां हैं। एक है रावी, व्यास और सतलज। क्योंकि इसका इंडिया में ज्यादा स्थान है तो 80% इन पर इंडिया का और 20% बची सिंधु, झेलम और चिनाब, ये ज्यादा पाकिस्तान में मिलती है, इसलिए 80% और 20% इंडिया। क्या सिंधु जल समझौते को तोड़ा जा सकता है? तोड़ा जा सकता है कभी भी, लेकिन ऐसा करना मूर्खता है, क्योंकि आज आप वादे तोड़ रहे हो, कल कोई और तोड़ेगा, फिर तुम जाओगे। तो वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से 3 नदियों पर 20% जल उपयोग भारत और 80% जल का उपयोग पाकिस्तान। पूर्व की 3 नदियां रावी, व्यास और सतलज के 80% जल का इस्तेमाल भारत करेगा और 20% पाकिस्तान। साथ ही साथ अगर हम बातचीत करें तो एक और चीज आती है, कई बार भारत यहां बांध बनाता है तो पाकिस्तान आपत्ति दर्ज करता है। उसका कारण है क्योंकि उन्हें डर लगता है कि पानी रोका जाएगा और कल के दिन मान लो कि कई युद्ध हुआ तो हम बांध ही तोड़ देंगे और पाकिस्तान में एक झटके में बाढ़। तब हम उन्हें बताते हैं कि हम पानी रोक नहीं रहे हैं, हमारी जो पर्पस है वो बहते जल से ही टरबाइन को
घुमाने का है, और इसलिए बहते जल का उपयोग करना कोई गलत नहीं है। हाँ, ज्यादा खतरनाक इसमें चाइना है, जो पूरे के पूरे ब्रह्मपुत्र नदी को बहुत बड़ी मात्रा में रोक चुका है, और इसका डर है कि कल के दिन स्थिति अगर कुछ होती है तो फिर वो बदमाश एक घटनाक्रम कर सकता है कि पुल तोड़ दे, तो बहुत बड़ी मात्रा में बाढ़ आ सकती है। सिंधु नदी के बाएं तट पर 5 नदियां मिलेगी और दाएं तट पर सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियां तिब्बत की मानसरोवर झील के निकट निकलती है, सिंधु और सतलज। उसके एकमात्र नदी है जो जम्मू कश्मीर से निकलती है। सिंधु नदी तंत्र की शेष 3 नदियां हिमाचल प्रदेश में। सिंधु नदी तंत्र की 5 प्रमुख सहायक नदियों को पंचनद और कहा मिठानकोट में मिलेगी। ये देखो पूरा एक शॉर्ट में पिक्चर है ये। यहां पर सतलज मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से कहां मिलेगी? चिनाब में 1050 किलोमीटर। रावी कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के पास कहां मिलेगी? 720। व्यास रोहतांग दर्रे के समीप सतलज नदी से। झेलम कश्मीर में बेरीनाग के निकट शेषनाग झील से, चिनाब नदी से, और चिनाब 12 लाचला दर्रे से, और ये 1180 के आसपास है। 12 लाचला दर्रा लाहौल कहां है? लाहौल स्पीति घाटी। किन 2 पहाड़ों के बीच में? महान हिमालय और लेसर हिमालय। लेसर और शिवालिक के बीच में कुल्लू मनाली है। तो पहला हिमालयी नदी तंत्र में पहला तंत्र था सिंधु नदी तंत्र। एक बार रिपीट कर ले, कौन सी ऐसी सिंधु नदी है जो पूरी तरह भारत में? कौन सी ऐसी सिंधु नदी की सहायक है जो भारत के पार ओरिजिन रखती है? कौन सी ऐसी सिंधु की सहायक है जिसका ओरिजिन हिमाचल भी नहीं है पर वो भारत के किसी राज्य से निकलती है? झेलम। कौन सी ऐसी सिंधु की सहायक नदी है जो भारत से निकलती है, मतलब हिमाचल से निकलती है और हरि के बैराज में ही मिलती है? व्यास। सबसे लंबी सहायक नदी सतलज। दूसरी चिनाब। सबसे बड़ी सहायक या सबसे बड़ी नदी? सतलज। सबसे लंबी सतलज। बड़ी सतलज मतलब हम यहां ये नहीं कहेंगे चौड़ाई वाली, क्योंकि यहां पर ये सवाल नहीं बनते, यहां लंबी में ही सवाल बनेंगे कि सबसे लंबी वाले। कौन सी ऐसी सिंधु की सहायक नदी है जो मियंडर बनाती है, विसर्प बनाती है? कौन सी सहायक नदी वुलर झील से होकर गुजरती है? सभी नदियां कहां मिलती है? भाखड़ा नांगल बांध। क्लियर है पॉइंट? राक्षस ताल से सतलज। अब आते हैं गंगा नदी तंत्र। जैसे ही आपको नाम समझ में आए, इनका परिभाषा है गंगा अपने ओरिजिन से सागर तक भारत के पुराने समय से वर्तमान समय तक की कहानी स्पष्ट करती है। मतलब अगर आप गंगा का अध्ययन करते हैं तो आप पूरे भारत में कल्चर का अध्ययन कर सकते हैं। इसको कई बार कहते नहीं हम लोग गंगा तहजीब। तो ये जो गंगा तहजीब है हमारी संस्कृति को दर्शाती है। तो अगर आप प्राचीन काल का भी अध्ययन करोगे तो गंगा का अध्ययन करना है, आधुनिक काल का भी अध्ययन करना है तो गंगा का अध्ययन करना होगा। अब आते हैं थोड़ा सा गंगा पर, और पहले इसके नामकरण पर थोड़ा समझना। रियल में गंगा निकलती गंगोत्री से जरूर है, लेकिन उसका वहां ओरिजिनल नाम भागीरथी से आकर एक नदी मिलती है अलकनंदा। कहां पर? वहां तब उसका नाम बन जाता है गंगा। फिर ये गंगा आगे बढ़ती है और उससे एक शाखा निकलती है, इसका नाम है हुगली। फरक्का में एंट्री करती है, फरक्का से बांग्लादेश में। तो पुराने समय में यहां पर भी नदी का नाम वापिस, जैसे कि प्लासी की लड़ाई भागीरथी के किनारे हुई थी, पर वो भागीरथी मतलब कोई और नहीं, गंगा ही है। पर जब वह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब उसका नाम पद्मा, और जब वह मेघना नदी से मिलती है तो फाइनली उसका नाम, तो गंगा का ना तो ओरिजिन पे नाम गंगा है ना अंत में नाम गंगा है, लेकिन उसका नाम गंगा है। तो पहला नाम भागीरथी, फिर गंगा, फिर भागीरथी, फिर पद्मा और समापन मेघना में। ये जो अलकनंदा है, ये अलकनंदा कई नदियों का जल लेकर आ रही है, और जहां जहां अलकनंदा नदियों से जुड़ती है वहां वहां पर एक प्रयाग बन जाता है। जैसे सबसे पहला प्रयाग हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। अब देखो विष्णु प्रयाग, फिर दूसरा प्रयाग है नंद प्रयाग, फिर है कर्ण, बड़े बड़े देख लीजिए, कर्ण प्रयाग, और फिर है रुद्र प्रयाग। 4 प्रयाग पूरे सब किस नदी पर? अलकनंदा। वैसे 5वां भी अलकनंदा पर ही है, क्योंकि अलकनंदा और भागीरथी देव प्रयाग। इसे ऐसे याद रखेंगे, भगवान विष्णु ने नंद के यहां अवतार लेकर कर्ण को युद्ध में रुद्र रूप दिखाया। समझ गए ना? तो विष्णु जी ने अवतार लिया कहां? नंद के यहां, और फिर कर्ण को युद्ध में रुद्र अवतार दिखाया। उसके बाद फिर फाइनली देव, मतलब सभी देवों ने दर्शन ले लिए उस रुद्र अवतार के, और फाइनली फिर वहां एक और प्रयाग जो बनेगा वो बाद में प्रयागराज के पास प्रयाग कहलाएगा। तो ये जो नदी है कई प्रयागों से मिलकर बनती है।
इस अपवाह तंत्र में गंगा और सहायक है। सहायक में दो प्रकार की सहायक है, एक सहायक नदियां जिनकी उत्पत्ति हिमालय से होगी और दूसरी सहायक नदियां जिनकी उत्पत्ति प्रायद्वीप से होगी। अधिकतर प्रायद्वीपीय सहायक नदियां रियल में यमुना की सहायक नदियां हैं, लेकिन केवल दो ही ऐसी नदियां हैं जो डायरेक्टली गंगा से मिलती है, टोन और सोन। अभी हम देखेंगे एक और चीज, जितनी भी हिमालयी नदियां हैं, देखना, मान लीजिए कि मैं गंगा अब इधर की ओर बह रहा हूं, मैं, मेरा ये वाला हाथ लेफ्ट और ये, तो नीचे से जो नदियां आएगी वो उसके दाएं तट से, जनरली दाएं तट से जो नदियां मिलेगी वो पेनिनसुलर है, और जो बाई तट से मिलेगी वो हिमालयन है। इकलौती दाई तट से मिलने वाली हिमालयी नदी यमुना है। तो बाया और दाया तट कंफ्यूज अगर हो भी गए तो आप अपने आप को इमेजिन करेंगे नदी के रूप में और आइडिया लगा सकेंगे। अब हम आगे बात करें तो हिमालय से निकलने वाली यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये हिमालयी नदियां उसकी सहायक नदियां हैं। चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोन। तो चंबल, बेतवा, केन वास्तविक रूप में यमुना की सहायक नदी है। अब इसमें 5 प्रयाग, जो सबसे पहला था विष्णु प्रयाग, तो एक नदी तो अलकनंदा है, उसे याद रखने की जरूरत। सबसे पहले धौली गंगा मिलेगी, धौली गंगा, फिर दूसरी मिलती है नंदाकिनी, तीसरी मिलती है पिंडारी, चौथी मिलती है मंदाकिनी, और फाइनली ये दोनों मिलकर देवप्रयाग में बनती है गंगा। देखना इस चित्र को, अब नदियों का ओरिजिन, और ये एक अच्छा चित्र है, चाहो तो आप बना सकते हो। मेन नदी जो है वो है अलकनंदा, जो ब्लू आकार में आपको दिख रही है, ये मेन नदी है, जो कहां से निकल रही है, बद्रीनाथ से। सबसे पहले यहां मिलती है उसमें धौली गंगा और बनाया जाता है विष्णु प्रयाग। फिर दूसरी नदी नीचे से आ रही है नंदाकिनी और यहां बनता है नंद प्रयाग। तीसरी नदी है पिंडारी, गंगा भी कहते हैं, और वहां बनता है, ये 3 नदियां नीचे के साइड से आई, और अब केदारनाथ से एक नदी आ रही है मंदाकिनी, जिसका मिलन जहां होगा वो होगा रुद्र प्रयाग। फिर गंगोत्री से निकल रही है भागीरथी, जो उसमें मिलेगी देव प्रयाग, और यमुनोत्री जो मिल रही है वो आगे कहीं मिलेगी, वो प्रयाग। तो आप चाहो तो ये चित्र उसके ओरिजिन के जो कुछ जगह हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से निकलती है मेन अलकनंदा। तो रियलिटी में अलकनंदा जो मुख्य नदी के रूप में जानी जाए, पर वास्तविक रूप में गंगा का ओरिजिन कहलाएगा भागीरथी को। सबसे पहला प्रयाग विष्णु, फिर नंद, ठीक है, 5 प्रयाग पूरी तरह से। और अगर हम बातचीत करें तो अलकनंदा सभी में है, पहली धौली गंगा, मंदाकिनी, नंदाकिनी, पिंडारी, मंदाकिनी, और फिर भागीरथी। थोड़ा नदियों को अगर आप देखना चाहें तो डी, धौली गंगा को देखते हैं कुछ ट्रिक्स, डी, एन, पी और मंदाकिनी, एम और बी, डी एन पी एम बी, नहीं ऐसे नहीं, मिस्टर डी एन पी एम बी, डी एन पी एन पी एम बी, हाँ न आएगा ना नंदाकिनी, ये नंदाकिनी और ये मंदाकिनी, मंदाकिनी बाद में आएगी, नंदाकिनी पहले आएगी। धौली को नंद ने पिंड से मारा, ठीक है, और भाग गई, ठीक है, धौली ने नंद को पिंड से मारा और वो भाग गई। डीएन नहीं, पंजाब नेशनल बैंक तो बन जाएगा, लेकिन वो सीक्वेंस चाह रहे हैं हम, मेन है सीक्वेंस। डीएन ने, पीएम ने बीडी, वो तो देखो ऐसे तो देखो भाई, मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं, मैं बहुत बड़ा, मतलब कहते हैं ना कि भी सच्चा देशभक्त व्यक्ति, उन्हें तो ट्विटर वाले कहेंगे आर यू सीरियस, डू नॉट प्लीज मी भाई, अच्छा ये भी, डू नॉट प्लीज मी, ठीक है चल रहा है, अच्छा शब्द है ये भी। आपको मेन नदियां, पर ये मैंने आपको कहानी बता दी प्रयाग की, तो प्रयाग आपको पूरी तरह से क्लियर है। तो सभी अच्छे हैं जो आपको याद रखे, मैं याद अभी भी नहीं करता हूं क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे फिर पढ़ाना है। तो अब हम बातचीत करें इसमें थोड़ा गंगा की सहायक नदियों पर, तो इधर एक ध्यान देना, ये है गंगा की मेन भागीरथी, और जो अलग पेन से दिखाई गई है उसकी सहायक नदियां। सबसे पहली रामगंगा, रामगंगा के बाद गोमती, क्या खासियत है इस नदी की, मैदानी भाग से, फिर घाघरा, घग्गर अलग है, घाघरा अलग, गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर कोसी, उसमें एक भागमती भी पर कोसी, और एक समय में ये जो तीस्ता नदी है,
ये गंगा की आखिरी होती थी, बट अब नहीं है, वो अलग चली गई। यहां से एक और नदी निकलती है, महानंदा। फिर रिपीट कर रहा हूं, महानदी अलग है, महानदी छत्तीसगढ़ में है, और ये महानंदा गंगा की हिमालय से निकलने वाली अंतिम सहायक नदी है। तो जरा शब्द पर वापिस आइए और मुझे बताते चलना, राम, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। हाँ, बूढ़ी, अब गंडक, बूढ़ी गंडक पढ़ो उसमें है, पर याद रखने का तरीका देखते हैं। राम, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। राम को गोमती ने एक घाघरा मिठाई भी होती है, मुझे लगता है गुजरात में चलती है वो। गंडक, कोसी और महा, थोड़ा सा रुक जाइए, अंग्रेजी अक्षर लिखने दीजिए, RGGG के और M, RG3KM, RG3KM। नहीं, हाँ M के है कि नहीं? नहीं, पहले कोसी आएगी ना, पहले कोसी फिर M आएगा। तो अब देख लेते हैं, R3GKM। अब वो 3 G हमें याद देखने करने पड़ेंगे, गोमती, घाघरा, गंडक। तो गोमती, घाघरा और गंडक, ये देख लो, दोनों तरफ ग है, दोनों तरफ ग है, बीच में घाघरा। तो गोमती, घाघरा, गंडक। अब रिपीट कर रहे हैं और याद हो जाना चाहिए, पहली राम, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। 1 सेकंड पीछे, राम, राम गांव में घूमने गए, ठीक है, राम गांव में घूमने गए और कोमा में चले गए। एक व्यक्ति है, राम गांव में घूमने गए, कोई महान मिला, ठीक है, अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो राम गांव में घूमने गए, कोई महान मिला, ये भी अच्छा है, कोई महान मिला। तो अब याद रहेगा, राम गांव में घूमने गए, कोई महान मिला। ये वो गंगा की सहायक नदियां है जो उसके बाएं बाएं तट से मिलती है, और लगभग सभी ओरिजिन है हिमालय का, बस एक ही ऐसी है जो अलग से आएगी। तो अब याद हो जाएगा ये सहायक नदियां पूरी। अब हमें नीचे की सहायक नदियां भी देखनी, लेकिन पहले हम इनको एक एक को थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं, ठीक है। गंगा उत्तराखंड के गढ़वाल, हिमालय, गढ़वाल सुबह ही देखा हमने, पहला गढ़वाल नहीं, पहला क्या था, इधर गढ़वाल और इधर कुमार। तो गढ़वाल हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से। इसका नाम गंगा तब पड़ता है जब इसमें अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में आकर मिलती है। हरिद्वार के निकट हरिद्वार एक ऐसी जगह है उत्तराखंड की, जिसके बाद फिर वो मैदान में आ जाएगी, मतलब ये आखिरी जगह है, वो पहाड़ी भाग में रहती है। इलाहाबाद के निकट प्रयागराज में यमुना नदी से आकर मिलती है, संगम या प्रयाग, तो हम कहेंगे प्रयागराज के निकट। तो संगम बनाती है, प्रयाग बनाती है। संगम आप अगर जाएंगे तो 2 नदियां आपको अलग अलग बिल्कुल दिखेगी, लोग कहेंगे अंदर है एक क्योंकि मैं गया था, मैंने कहा दिखाओ मेरे को अंदर वो बोले गायब हो गई, अब विलुप्त हो गई है, लेकिन तीसरी नदी सरस्वती मानी जाती है। फरक्का बांध में या फरक्का वाली जगह से 2 भागों में बटेगी, एक कहलाएगी हुगली, जो जाएगी वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता उसी नदी के तट पर, किनारे पर, और पद्मा नदी बांग्लादेश में जानी जाएगी, बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से इसको जानेंगे। हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसी नदी के किनारे कलकत्ता। दूसरा भाग बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाएगा, और उसकी मुलाकात ब्रह्मपुत्र या मेघना से होगी, और फिर उसका नाम नहीं, इधर देख लो, मैं बता दे रहा हूं, कोई नहीं, सही है। ये जो नाम है पद्मा, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश के लोग जमुना कहते हैं। फिर जमुना वास्तविक रूप में अभी एक और नदी से मिलती है, मेघना से, और तब फाइनली वो मेघना जब मिलती है तब उसका नाम फाइनल हो जाता है मेघना। ये हाँ, बराक के साथ, सॉरी, जम्मू में जो है जमुना जो है, और वो बराक नदियां जो मिलेंगी तब जाकर उसका नाम होगा मेघना। अंतिम रूप में जो समुद्र में मिलेगी उसका नाम ही मेघना है। पद्मा ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी से मिल जाती, पुनः उसे फिर पद्मा ही कहते हैं, लेकिन उसका नाम मेघना तब होगा आगे चलकर पद्मा नदी बराक नदी या मेघना नदी से मिलेगी, और तब उसका नाम मेघना। मेघना नदी ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जैसे एक मूवी है स्वदेश, उसमें शाहरुख खान पीछे क्लास में बैठकर चुपचाप रहते हैं, फिर अचानक लाली को कुछ करने के लिए बहुत सारी बातें बोल देते हैं, उसमें वह यमुना को जमुना बोल बैठते हैं। यमुना को प्राचीन समय में कभी जमुना कहा जाता था, लेकिन अब नहीं, अब जमुना नाम रियल में बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का है। तो वहां ध्यान से देखना, पूरी हवाबाजी निकल जाती। अगर टीचर ढंग की होती, कहती कि ये जमुना जो है ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम है। तो पद्मा और जमुना मिलते हुए मेघना और अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जहां यह विश्व का
सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। आप देख सकते हैं, अगर इसको हम देखें सैटेलाइट पिक्चर में, तो ये बहुत बड़ा डेल्टाई भाग है और पूरा बांग्लादेश है, और ये लगातार बढ़ रहा है। तो मतलब धीमे धीमे बांग्लादेश का विस्तार नीचे की ओर हो रहा है, क्योंकि जितना मिट्टी डिपॉजिट होगी, ये हल्का रंग मिट्टी का डिपोजिशन, ये पानी की गहराई। सुंदरवन, सुंदरवन के बारे में 3 बातें। एक, बायोस्फीयर रिजर्व है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, यूनेस्को की हेरिटेज, नेचुरल हेरिटेज साइट में आता है, और आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है। तो ये चारों पॉइंट इससे जुड़े हुए हैं। कुल लंबाई 2525, भारत की सबसे, अब वैसे तो 2880 है, लेकिन क्योंकि वो बहुत सारा हिस्सा भारत में नहीं है, तो सबसे लंबी नदी के रूप में गंगा। पर अगर यूपीएससी कहे कि हिमालय की सबसे लंबी नदी, तो 2880। अभी एक और नदी आएगी, ब्रह्मपुत्र। गंगा में दाएं तट से मिलने वाली यमुना, चंबल, बेतवा, केन, सोन और टोन्स। गंगा में बाएं तट पर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। अंतिम है महानंदा, पहली है रामगंगा। इधर में सबसे पहली है यमुना, और सबसे अंत में मिलेगी सोन, क्योंकि टोन्स तो पहले ही मिल जाती है इलाहाबाद के पास ही। वास्तविक रूप में इनमें ऐसी कौन सी नदी है जो डायरेक्टली गंगा से मिलती है? यमुना, सोन और टोन, तीनों नदियां डायरेक्ट गंगा से। चंबल, बेतवा, केन, काली सिंध, एक और नदी है काली सिंध, ये सब यमुना की सहायक नदियां हैं। गंगा 5 राज्यों से होकर बहेगी, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। सबसे कम लंबाई, सबसे अधिक लंबाई अंदाजा लग जाता है यूपी में होगा। अलकनंदा नदी गंगा के 4 नामों में से एक, 4 धामों में से होगा। यहां गंगोत्री में गंगा को भागीरथी के नाम से जानते हैं, केदारनाथ में मंदाकिनी और बद्रीनाथ में अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। ये तो नाम नहीं है एक्चुअली, हर जगह पर नदी बिल्कुल अलग अलग है, तो हम कहेंगे वो जो हमने चित्र पढ़ा था उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। अलकनंदा कहां से निकलती है? शतपथ हिमनद, लेकिन जो जगह है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में जो बर्फ वाला जगह है उसका नाम शतपथ। यह स्थान बद्रीनाथ। फिर उसके बाद हमने अलग अलग सहायक नदियां इसकी देखी हैं। भागीरथी गोमुख गढ़वाल में गंगोत्री हिमनद से, देवप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है, और उसका वास्तविक नाम गंगा पड़ता है। ये देखो, ये 2 नदियां आपको दिख रही होगी, ये इधर से आ रही है अलकनंदा और इधर से आ रही है भागीरथी, और फिर उसका एक साथ नाम होगा गंगा। तो ये वो दृश्य है जहां पर आप संगम के रूप में देख सकते हैं देवप्रयाग, बिल्कुल पूरी तरह से घर किनारे। ये मंदिर है, आप देख सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में है पूरा, लैंडस्लाइड यहां पर थोड़ा सा रहता है। हम प्रयाग देख चुके हैं पूरी तरह से। टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर कितनी? विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध। पेयजल किससे इसको आपूर्ति होती है, इससे पानी की? दिल्ली और यूपी को टिहरी बांध। कितना मतलब वो बांध का पानी कितना गिरता है? 261 मीटर नीचे। फिर आते हैं यमुना, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, और कितनी लंबाई? 1376 किलोमीटर। उत्तराखंड में बंदरपूछ या यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज में गंगा से मिलती है। यमुना की कई सहायक नदियां हैं, चंबल, बेतवा, केन, पर चंबल की भी आप देख सकते हैं बनास, और यहां काली सिंध नदी भी मिलती है। आप देखना इधर, ये सोन कहां? पटना में, और यहां बीच में एक नदी है टोन, वो प्रयागराज के पास ही मिलती है गंगा से। दामोदर तो हुगली में आएगी ना, ये हुगली में मिलेगी, तो वो हुगली गंगा की एक शाखा है, पर वो प्रत्यक्ष रूप से गंगा नहीं है। तो दामोदर सहायक है किसकी? हुगली की। ये यमुना के बारे में दिखाया गया है। कौन सी? सेंगर मिलती होगी, मुझे अब इतना भी अरे लिखवा दिया होगा मैंने। गंगा की एकमात्र हिमालय सहायक नदी जो दाहिनी तट पर मिलती है, यमुना, जबकि गंगा की सभी अन्य हिमालयी सहायक नदियां उसके। यमुना की सहायक नदियां है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन्स नहीं, हिंडन, बरेन, सेंगर। ठीक है, अब आते हैं थोड़े से कुछ फैक्ट। यूपी में यमुना से मिलती है चंबल, इटावा में। हमीरपुर में यमुना से मिलती है बेतवा, बांदा में यमुना से मिलती है केन, और प्रयागराज में यमुना से मिलती है। तो सभी यमुना से मिल रही है, चंबल इटावा में, हमीरपुर में बेतवा, और केन बांदा में। नोट करिए इस पॉइंट को, थोड़ा सा टिपिकल है ये। हाँ, मतलब सवाल के रूप में बन सकता है जोड़ी वाला। नहीं, हर जगह ट्रिक्स मत बनाओ, क्योंकि अगर हर जगह ट्रिक्स बनाई तो ट्रिक्स को याद करने की ट्रिक्स बनानी पड़ेगी। कुछ लिमिटेड जगह रखा करो उसे, कुछ जगह याद किया करो। हाँ, मतलब इतना ट्रिक्स नहीं बनाओ, 10-20 ठीक है, याद रखी जा सकते। ठीक है, बना लिया। चंबल
लिख लिया है? अरे अब तो हो गया ना। चंबल मध्य प्रदेश में महू, महू है इंदौर के पास, एक सैन्य अड्डा या सैन्य छावनी है, सैन्य छावनी महू। और महू में एक पर्वत है जाना पाव पर्वत, प्राचीन नाम है चंबल का चर्मवती। सहायक नदियां, ये वही शिप्रा है जहां उज्जैन शहर है, जहां पर महाकालेश्वर के साथ साथ कुंभ का मेला लगता है। सिंध या काली सिंध, सिंध और काली सिंध, ये सिंध है और वो सिंधु है, मिक्स मत करना। सिंध भी नदी है और काली सिंध भी दो अलग अलग नदियां। कुनू नदी, ये सब किसकी सहायक है? चंबल की। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में कई सारे बांध बनाए गए हैं, 4 परियोजना इस पर चल रही है। किस पर? चंबल पर। गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर और कोटा बैरा। देखो कोटा तो कोटा के पास ही है, राणा सागर महाराणा प्रताप जी के नाम पर, और क्योंकि कांग्रेस ने बनाया होगा तो वो तो बनता है, और फिर जो बड़ी चीज बन जाए तो उसका नाम केवल महात्मा गांधी हो सकता है। फिर चुलिया जलप्रपात, एक वाटरफॉल है राजस्थान का सबसे ऊंचा, नाम ही है चुलिया। चेंज हो गया है। इटावा जिले के मुरादगंज के पास यमुना में मिल जाती, इतना नहीं बस इटावा बहुत है। लंबाई है कुल 1051 मीटर। तो गंगा की सहायक नदी में पहली यमुना, दूसरी चंबल। यमुना निकलती है बंदरपूछ से, चंबल निकलती है एमपी में महू से। और ये इधर क्यों बह रही है, इधर क्यों नहीं गई है? एक तो यहां पर पर्वत आ गया और दूसरा यहां स्लोप, नहीं तो अगर ये स्लोप नहीं होता ना तो ये नदी शायद अपना खुद का डेल्टा बना लेती। तो यहां पर वो चंबल इधर जा रही है क्योंकि वहां प्लेटें क्या है, झुकी हुई है, स्लोप उस साइड में है, तो यहां से निकल रही है। अधिकतर भाग एमपी में बहता हुआ मिलेगा। फिर है टोन्स, ये अब उत्तराखंड में मिलती है, वर्णन उत्तराखंड का कर दिया। यमुना नदी की सहायक नदी बंदरपूछ पर्वत के पास, वही नजदीक में देहरादून स्थित कालसी नामक स्थान पर यमुना से संगम। केवल कितनी लंबाई? तो टोन्स कितनी है? 2। अब ये टोन्स है, ये छोटी सी बस इतनी सी, पर एक टोन्स यहां भी है एमपी और यूपी के बीच में, तो 2 हो गई, ऊपर और नीचे। जनरली यही पूछा जाता है। ये 150 किलोमीटर भी गिनने लग जाओगे, ये केवल इसलिए डलवाएगा ताकि बच्चे ऐसा ना सोचे उत्तराखंड वाले की मास्टर गलत बता रहे हैं। दोनों चीजें पता है हमें। केन नदी विंध्याचल पर्वत से एमपी और यूपी के बीच में 427, और कहां मिलती है? बांदा में। पर किससे? यमुना से। यमुना की सहायक नदी के रूप में हम कहेंगे कि वह केन नदी रहेगी। बेतवा, ये केन। बेतवा नदी प्राचीन नाम वेत्रवती, एमपी के रायसेन जिले के कुम्हार गांव के समीप, एमपी और यूपी में यमुना की सहायक नदी। बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी है, हमीरपुर के निकट यमुना से मिलती है। बीना नामक उसकी एक सहायक नदी है। ऐतिहासिक शहर किस नदी पर बसा है? बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर एक बार वापिस देख लो। बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी हमीरपुर के निकट यमुना से मिलती है 480, और जो सबसे फेमस हिस्टोरिकल सिटी है जहां सांची के स्तूप है वो बेतवा नदी के किनारे पर। सोन नदी, सोनभद्र जिला, यमुना के बाद यह गंगा नदी की दक्षिण उपनदियों में सबसे बड़ी है। मध्य प्रदेश के, इतना भी ना याद रहे तो, अमरकंटक से। इस नदी में बालू रेत पीले रंग की है जो सोने की तरह दिखती है और इसलिए इसका नाम रखा है सोन नदी। यहां सोने के कण भी मिलते थे। यूपी झारखंड राज्यों से गुजरकर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में मिलती है 780 किलोमीटर। फिर घाघरा नदी, अब आ गए हम ऊपर वाले में, दूसरा नाम सरयू, अयोध्या। अब देखो ये दूसरा नाम नहीं, यूपी वाला सरयू नदी के पास वाला व्यक्ति कहेगा नहीं घाघरा अलग है सरयू अलग है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन घाघरा नदी की सहायक नदी के रूप में सरयू होती है और फिर वो घाघरा के रूप में फाइनली गंगा से मिलती है। तो अगर हम यूपी पढ़ रहे होते तो बहुत बारीकी से देखना पड़ता, हम जनरली कहेंगे सरयू घाघरा की एक सहायक नदी है। तिब्बत के पठार में मापचाचुंग हिमनद से नेपाल में बहने के कारण फिर बिहार में प्रवेश। सहायक नदियां छपरा के निकट गंगा में, लंबाई 1080। ये घाघरा नदी जो अभी हमने देखी थी, ये देख लो। अब ये घाघरा जहां से होकर बह रही वहीं पर अयोध्या भी आएगा जहां सरयू नदी आएगी। फिर है गंडक, नेपाल चीन सीमा के निकट, नेपाल में इसका नाम या इसी का दूसरा नाम नारायणी नदी, नेपाल में बहने के बाद बिहार के सोनपुर के निकट और लंबाई 814। गंडक नदी घाघरा के बाद, और देखो कहां पर है ये, बिल्कुल यहां बॉर्डर है नेपाल और चीन का, यहां से आगे प्रवेश बिहार में और फिर चंपारण से होने के बाद गंगा में मिलेगी। कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकलकर बिहार में भीमनगर में, बिहार के निकट गंगा में मिलती है। कोसी नदी को बिहार के मिथिला क्षेत्र की संस्कृति का पालना, मिथिला माता सीता के कारण क्षेत्र प्रसिद्ध रहा है, मिथिला क्षेत्र माइका है ना उनका जन्म, मतलब माइका मतलब जन्मभूमि रहा। कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। प्रमुख सहायक नदियां मतलब गंडक की भी सहायक, कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, पर 7 नदियों के कारण इसको कहते हैं
गंडक कोसी में, सॉरी, लंबाई 730, मार्ग परिवर्तन के लिए, हालांकि वर्तमान में अब इसको कंट्रोल कर लिया गया। इसी नदी पर कितने बांध बनाए गए हैं ताकि इसकी प्रवाह को नियंत्रित किया जाए। सबसे प्रमुख बांध जो कोसी बांध है, भारत नेपाल सीमा पर नेपाल में स्थित है। फिर है गोमती नदी, गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो हिमालय से ना निकलकर, अब आइडिया लग गया होगा कैसे, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, गोमत या फुल्लर झील से 960, गाजीपुर के सैदपुर कैथी के समीप गंगा में विलय, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, गोमती के, लखनऊ याद रखेंगे, सई, कटना, सरायन, छुआ, सुकेता, अद्भुत। और महानंदा, गंगा के बाएं तट से मिलने वाली सबसे अंतिम पूर्वी नदी, पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ी से, बिहार और पश्चिम बंगाल की 360, पश्चिम बंगाल राज्य में सिलीगुड़ी और मालदा इस नदी के किनारे। सहायक नदियां बालासन, मेची, कंकाई और कालिंद्री। तो पहले एक बार गंगा पर वापिस आते हैं। राम गंगा वैसे ही होगा कुछ, कितना, हाँ सबसे पहली नदी है, इस पर ध्यान दो। तो पहले गंगा कहां किस नाम से, भागीरथी, यहां पर मिल रही है अलकनंदा। फिर उसकी पहली सहायक है राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और, ठीक है, यहां से हिमालय से निकली जरूर, लेकिन यमुना प्रयागराज में, यहां पर चंबल, बेतवा, केन, टोन्स, ये सोन पटना के पास यहां, और ये आ गया हमारा प्रयागराज, यहीं पर दोनों चीजें नजदीक नजदीक। अब इसमें अगर हम बातचीत करें तो इसमें ओरिजिन देख लेते हैं। चंबल का ओरिजिन महू वाला क्षेत्र, फिर उसके बाद हमने देखा था सोन, अमरकंटक, फिर केन और बेतवा जो कि वास्तविक रूप में यमुना की सहायक नदियां। फिर यहां पर अगर हम बातचीत करें तो अधिकतर जितनी ऊपरी नदियां हैं वो नेपाल हिमालय से निकलती है, लेकिन महानंदा दार्जिलिंग से और गोमती पीलीभीत से निकलती है। तो अधिकतर नेपाल से निकल रही है, केवल दो नदियों में याद रखेंगे, महानंदा कहां से, दार्जिलिंग से और मैदानी भाग से। बस ज्यादा नहीं बचा है, ब्रह्मपुत्र को खत्म करने के बाद हम ब्रेक ले लेंगे। ब्रह्मपुत्र ब्रेक मतलब पूरा ब्रेक। फिर हम कल 8 बजे मुलाकात करेंगे। 7:30 जल्दी हो जाता है थोड़ा, मुझे लगा था कि मैं भी जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन 7:30 नहीं 8 बजे रखते हैं, उधर वालों की भी नींद टूट जाती है। तो 8 बजे से लेकर कल ज्यादा नहीं 6-7 घंटे में खत्म, क्योंकि आज हमने 9 घंटे, आपको अचरज हो रहा है या नहीं, 5 घंटे सुबह 7:30 से 12:30 आप बैठे हैं कंटिन्यूस में, तो कोई ब्रेक नहीं था। और अब 2 से लेकर 6 बजे 4 घंटे, और मुझे लगता है कि ब्रेक पकड़ लिया अब उसमें भी, तो पूरा आराम से एग्जैक्ट 9 घंटे आपने पढ़ा है और सब चीजों में मैक्सिमम चीजें याद भी रही होगी। तो आगे बढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में भी नामकरण पर आते हैं। ब्रह्मपुत्र निकलती है चेमा युंगडुंग से, वहां उसका नाम है सांगपो, ठीक है। जब वह प्रवेश करती है नामचा बरवा से तो उसका नाम है, जब उसमें दिबांग और लोहित नदी मिलती है तब उसका नाम है रियल में, बस छोटी सी जगह पर। फिर जब वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो, और अंत उसका होता है, तो शुरू हुई सांगपो से, खत्म हुई मेघना पर, फिर भी नाम ब्रह्मपुत्र। तो सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र, जमुना और मेघना। आप देख सकते हैं इसका एक और नाम है यारलुंग, मतलब वो तिब्बत में चाइनीज नाम कह सकते हैं, और ये यहां से टर्न ले रही है। ब्रह्मपुत्र उसका मेनली नाम असम में है, उसके बाद जमुना, और फिर अंतिम रूप में मेघना के रूप में। ये आप देख सकते हैं दिबांग, लोहित, सियांग, बुरही, दिहांग, सुबन सिरी और भरेली, जिया भरेली, मनास और मानस कहे, मनास कहे, और ये हैं। तो इसमें नाम सहायक नदियों का थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, तो दिबांग, लोहित, सुबन सिरी, बरेली, जिया भरेली कहते थे, मानस या मनास, और क्या है ये संकोश, और नीचे में, ठीक है, बहुत छोटी छोटी नदियां नहीं याद रखेंगे। मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, तिब्बत में हिमालय के उत्तर में बिल्कुल पैरेलल, तिब्बत में इसे सांगपो, नामचा बरवा के निकट टर्न लेगी और वहां गार्ज बनाएगी, दिहांग गार्ज, उसका नाम दिहांग कहलाएगा। यू टर्न लेकर अरुणाचल में प्रवेश करती है जहां 2 नदियां मिलेगी, और वहां पर जो गहला गार्ज है उसका नाम, दोनों नदियां मिलने के बाद उसका नाम ब्रह्मपुत्र। समतल घाटी में प्रवेश करेगी, असम में सदिया से लेकर धुबरी तक ब्रह्मपुत्र, पूर्व से पश्चिम, कौन सी घाटी, रैंप मतलब बढ़िया, रैम घाटी के उत्तर में हिमालय और दक्षिण में शिलोंग पठार है।
धुबरी पश्चिम की ओर बहता हुआ दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। धुबरी वाली जगह से बांग्लादेश में एंट्री करेगी, जैसे गंगा फरक्का से, वैसे यह धुबरी से बांग्लादेश में प्रवेश करेगी। बांग्लादेश में गंगा के साथ मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र नामक विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। इसे जमुना गंगा से मिलती है, दोनों की संयुक्त धारा पुनः पद्मा। पद्मा को तब मेघना कहेंगे जब उसमें बराक नदी या मेघना नदी आकर मिलेगी, और तब अंतिम उसका समापन होगा मेघना के रूप में। इनमें मधुमती, पद्मा, सरस्वती, हुगली, भागीरथी, डेल्टाई भाग में ये कई शाखाओं में, कई वितरिकाओं में, तो वहां उसके कई सारे नाम पुनः है। कितनी लंबाई है? तो सबसे लंबी नदी जो हिमालय से निकली ब्रह्मपुत्र, उसके बाद सिंधु और उसके बाद गंगा। 2900, 2880 और 2525, लेकिन इसमें सबसे बड़ा भारत में रीजन किसका है? गंगा। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां दाहिनी ओर से सुबनसिरी, भारेली और मनास, और बाएं से दिबांग, लोहित, बुरी दिहिंग, धनसिरी, कापिली। 2017 में इतना पढ़ाया मैंने, पर मैंने कहा ब्रह्मपुत्र में उतना हल्का पुल्का रखो। उसके बाद एक महसूस हुआ कि कितनी तकलीफ होती होगी। उस साल यूपीएससी ने पूछा ब्रह्मपुत्र की निम्न में से कौन सी सहायक नदियां। मैंने पूरा गंगा का विस्तार से वर्णन किया। फिर उसके बाद मैंने सीख ली कि जब इतना पढ़ ही रहे हैं तो एक चीज थोड़ा सा देखने में क्या दिक्कत है। तो ब्रह्मपुत्र की उस समय जो ऑप्शन था, धनश्री था, नहीं दिबांग लोहित नहीं था, कापिली था, और इधर सुबनसिरी था। आंसर आना चाहिए था 1, 2 और 3। तो दाहिने किनारे का मतलब हुआ ये, जैसे देख लीजिए इधर बह रही, तो इधर से ये कौन सी है? सुबनसिरी, भारेली और मनास, और इधर से दिबांग, लोहित, बुरी दिहिंग, धनश्री और कापिली। तो ये नाम थोड़े याद रखेंगे, क्योंकि अधिकतर लोगों को गंगा के याद है, सिंधु के भी पूरे लगभग याद आ जाते हैं, बस कहां तकलीफ आती है, तो इसको थोड़ा याद रखना है। ये है जो नदियां आप देख सकते हैं, सुबनसिरी, फिर इसके बाद ये भी नाम रखना, भरेली या जिया बरेली, मनास, और इधर नीचे से यहां पर दिबांग, लोहित, बुरी दिहांग, धनश्री और कापिली। ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है असम घाटी में। प्रतिवर्ष 8 से 10 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि ब्रह्मपुत्र की बाढ़ से प्रभावित होती है। ये थोड़ा ज्यादा ही बता दिया, 8 से 10 लाख वर्ग किलोमीटर तो नहीं, 32 लाख वर्ग किलोमीटर टोटल एरिया है, ये हजार में होगा, इसको हम चाहेंगे कि हटाया जाए। असम के अधिकांश भाग में ब्रह्मपुत्र एक गुम्फित नदी मतलब जो बहुत ही मेंडर बना, बहुत से रेत मिट्टी लाती और नदी में विसर्प होते हैं। डिब्रूगढ़ के पास यह नदी 16 किलोमीटर चौड़ी है, 16 किलोमीटर चौड़ी नदी है, और वहां बहुत से द्वीप हैं। ये इसको कहते हैं बहुत से मियंडर बनाने वाली। तो इतनी चौड़ी नदी जब 16 किलोमीटर की रहेगी, वहां मिलेगा ये इतना लंबा, 90 किलोमीटर लंबा, हाँ ठीक है, ये तो लंबाई में चल जाएगा, पर चौड़ाई में 20 किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल 1250, विश्व का सबसे बड़ा, भारत का एकमात्र माजुली नदी जिला है। ये यहां मिलता है एग्जैक्टली, माजुली असम में सबसे बड़ा नदी द्वीप। एरिया कितना लिखा है इस पे? केवल 880, इसको सुधार लीजिए, मात्र 880 किलोमीटर स्क्वायर, 880 लिखना, हाँ एरिया स्क्वायर किलोमीटर, बहुत बड़ा जिला हो गया फिर भी 880। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देश, चीन, भारत और बांग्लादेश, सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र, जमुना। और अब इसी के साथ हम देखेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र।